अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ चैनल पे मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा महबूब अज़हर, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन है। इनको ख़ास तौर पे दावत देने का मकसद ये है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एपिलेप्सी है या मिर्गी का मसला है, कमर में दर्द है, सर दर्द है, जिसके लिए पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि नेचुरली क्या करना चाहिए या मेडिकेशन के थ्रू हाउ टू कंट्रोल योर डिजीज़। तो आज हमने इनको ख़ास तौर पे इनवाइट किया ताकि ये हमें इन बीमारियों के बारे में बारी बारी गाइड कर सकें, ताकि हम प्रेगनेंसी में एक अच्छी सेहतमंद प्रेगनेंसी गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम शुरू करते हैं आज एपिलेप्सी या मिर्गी से। आपके पास कुछ पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिनको ऑलरेडी मिर्गी का मसला होता है, तो आप क्या एडवाइस करते हैं उनको, प्रेगनेंसी कब करनी चाहिए, डिजीज़ सेफ्टी क्या होती है, और उनको अपने प्रेगनेंसी करने से पहले ऑब्स्टेट्रिशियन से रब्ता करना चाहिए या दे कैन अटेम्प्ट प्रेगनेंसी एनी टाइम? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि लोगों के बारे में मिर्गी के बारे में कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है लोग डिज़ीज़ के बारे में। मिर्गी एक बीमारी है जो काबिल इलाज नहीं है, लेकिन ये कह लें कि इलाज के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंप्लीट क्योर बहुत हद तक नहीं होती, किसी केस के अंदर क्योर होती है। इसके समझने के लिए दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों को मिर्गी डायग्नोज होती है। इसके अंदर जो इसका मेजर पोर्शन है 80 से 70 से 80% वो लोअर इकोनॉमिक कंट्री जैसा कि पाकिस्तान और दूसरे इसी तरह के ममालिक, इनमें मरीज़ होते हैं। 70 टू 80% इसके। जो हायर इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर सिर्फ 20 टू 30% इसका बर्डन है टोटल पेशेंट का। हमारे यहाँ पर मिर्गी को समझने के लिए लोगों को पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोग जिन भूत, असर, साया या इस तरह की बातें समझते हैं, या कोई दम पीर मुरीदों के पास सबसे ज़्यादा जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं है और बीमारी के बारे में, और दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि मैंने बताया कि ये कंट्रोल कर सकते हैं इनको दवाइयों के ज़रिए जिन पेशेंट को मिर्गी होती है। तो उन लोगों को सबसे पहले डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिर्गी बीमारी है एक, जिसके अंदर आपको मुसलसल दवाई खानी है, कि 1 गोली या 2 गोली जो भी डॉक्टर ने आपकी तजवीज़ की है, वो दवाई सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी अगर डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको खानी है। कुछ लोगों को हम लोग बंद करा देते हैं दवाई, वो एक ख़ास क्राइटेरिया के मुताबिक जब सीज़र फ्री हो जाते हैं, तब बंद करा देते हैं। अब आपका सवाल जो आपने मुझसे पूछा है कि मिर्गी के मरीज़ों को हमल से पहले कब आपसे रुजू करना चाहिए? जी, मिर्गी की बीमारी जो पेशेंट्स को होती है, मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं शादी से पहले भी ये बात छुपाती हैं, और शादी के बाद भी लोग अक्सर ख़ानदान वालों को नहीं पता होता। बाज़ औक़ात वो दवाई मिस कर देती हैं, झटके लगते हैं, तब डॉक्टर की और फैमिली वालों के दरमियान ये बात पता चलती है। सबसे बड़ी मिथ है ये, यूँ बोला कि टैबू समझा जाता है बीमारी को, और ऐसी चीज़ नहीं है ये। मैं पहले भी अवेयरनेस के लिए इसके प्रोग्राम कर चुका हूँ कि मिर्गी की अवेयरनेस बढ़ाई जाए। अब जिन लोगों को मिर्गी होती है प्रेगनेंसी के, और उन्होंने अब प्लान करना है, सबसे पहली बात ये है कि मिर्गी की दवाई और डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ राब्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी। गायनेकोलॉजिस्ट के साथ तो उन्होंने प्रेगनेंसी के मुतालिक अपना राब्ता करना है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप न्यूरोलॉजिस्ट से वो मिलें, ताकि वो डिफाइन करेंगे कि बताएँगे कि आप कितना अरसा तक सीज़र आपको आखिरी बार नहीं हुआ। अगर आपको 2 साल तक सीज़र नहीं हुए या साल तक आखिरी बार सीज़र नहीं हुआ, तो आप प्रेगनेंसी हैपीली कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। वो आपकी मुकम्मल इवैल्यूएशन करेगा कि आप ऐसी दवाई तो नहीं ले रही मिर्गी के लिए, जो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए नुकसानदेह हो, या उसके लेवल प्रेगनेंसी में गिर जाते हैं। अक्सर दवाइयाँ जो मिर्गी के लिए इस्तेमाल होती हैं, प्रेगनेंसी के उनके अंदर उनकी मिकदार डबल की जाती है। ये ना हम डॉक्टरों को पता होती है ये बात, और ना ही मरीज़ को आइडिया होता है। एक तो प्लान करके भी प्रेगनेंसी हो जाए, तो फिर उसके बावजूद भी उनको दौरा पड़ने के इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनमें दवाई की मिकदार कम हो जाती है, 50%, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कि बहुत बड़ी मिकदार है। जब लेवल बॉडी के अंदर गिर जाता है तो सीज़र होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्रेक थ्रू सीज़र कहते हैं इसको। यानी दूसरी, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा न्यूरो फिजिशियन से लाइजॉन बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके और बाद। इसमें आप ये ज़रा गाइड कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दवाई लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट जैसे ही प्रेगनेंसी होती है दवाई को छोड़ देते हैं। क्या कोई नेचुरल ट्रीटमेंट भी है या दवाई का इस्तेमाल पूरी प्रेगनेंसी करना ज़रूरी होता है? नहीं, दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं पहले ही शुरू करने से पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्योर नहीं है, कंट्रोल है। कंट्रोल। अगर जो लोग दवाई के ऊपर हैं, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना है, प्रेगनेंसी में दवाई की मिकदार बढ़ाना है।
अगर जब 50% लेवल ड्रॉप हो रहा है ऐसी ड्रग है तो बंद उसको ड्रॉप होने से पहले लेवल को प्रेगनेंसी के बढ़ते ही जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है तो उसकी दवाई भी बढ़ेगी क्योंकि ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वेट इंक्रीज हो जाता है, तो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट दवाई की ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में मना होती हैं, एपिलेप्सी की, मिर्गी की, तो वो दवाइयाँ भी चेंज करनी होती हैं। अगर प्लान प्रेगनेंसी करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके तो वो आपको पहले दवाई शिफ्ट करा देगा। वो ऐसी दवाई देंगे ही नहीं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को मसाइल हो या प्रेगनेंसी को बाकी मसाइल हो तो वो शिफ्ट कर देते हैं। अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो भी गई है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। वो अगर आप प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ चेकअप रखें तो उसके लिए ऐसी सूरत के अंदर वो दवाई भी कंटिन्यू रहती है और उसके साइड इफेक्ट भी मॉनिटर किए जा सकते हैं ताकि उसके वो अंदर। डोज एडजस्ट करते रहें टाइम टू टाइम। यस, तो अब मुझे ये बताएं कि टाइम टू अगर टाइम डोज एडजस्ट हो जाती है। 16 से 20 वीक के दरमियान एक फीटल स्कैन हो जाता है ताकि हमें पता चल जाता है कि अगर दवाई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसके अंदर हमें बच्चे पे कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे हमारी असेसमेंट बन जाती है कि अब हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करवानी है या नहीं करवानी है, उसका भी हम फैसला करवा लेते हैं। प्रेगनेंसी में तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास फ्रीक्वेंट विजिट्स रखने होते हैं जिस तरह हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास रखते हैं। तो सर हमें ये बताएं कि जब हम डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं तो हमें क्या एडिशनल केयर इसके लिए करनी चाहिए? जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आप हमारे साथ लाइजोन करते हैं, डॉक्टर की कोलैबोरेशन होती है और पेशेंट की भी अंडरस्टैंडिंग हो के मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को भी चेक कराना है, तो इसके लिए जब ओरल ड्रग होती हैं, जो मैंने बताया तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फिर एनेस्थीसिया के अंदर प्रेगनेंसी जैसे टर्मिनेशन है, सी सेक्शन होना है या फिर एनेस्थीसिया के लिए जनरल देना है तो ओरल लेना मना होता है, एनपीओ कर देते हैं। लेकिन मरीज़ अपनी डोज़ स्किप नहीं कर सकता। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ, उसने सुबह की डोज़ सुबह लेनी है, शाम की डोज़ शाम को लाज़मी लेनी है। रोटी खाने से ज़्यादा ज़रूरी दवाई खाना है इस केस के अंदर। अब एनेस्थीसिया देना है, एनपीओ कर देते हैं जैसे आप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको आईवी ड्रग पर स्विच करें। बिफोर 24 आवर हम स्विच करते हैं और आफ्टर 24 आवर डिलीवरी के और एनेस्थीसिया आउट के बाद भी 24 आवर तक हम आईवी ड्रग देते हैं। फिर उसके बाद ओरल पे स्विच करते हैं, उसको ड्रग को चेंज करते हैं। इसके लिए लाइज़ोन होना बहुत ज़्यादा लाइजॉन ज़रूरी है। होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर, मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद हमारे और पेशेंट्स को इसके लिए एपिलेप्सी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। जी, थैंक यू।